Countrywide। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के ऐतिहासिक 150 वर्षों के उत्सव पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। 2025 का वर्ष ये इसलिए विशेष है क्योंकि हम अपने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं और स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर अब तक ये गीत भारत के करोड़ों लोगों में एक धड़कन की तरह बजता रहा है। आज वंदे मातरम हम सभी देशवासियों की एक राष्ट्र पहचान है और इस अमर राष्ट्रगीत का जब 150वां वर्ष हम इस वर्ष मनाएंगे, इसको अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, तो ये कितना महत्वपूर्ण है और खासतौर पर वंदे मातरम राष्ट्रगीत का इतिहास क्या है और किस तरह से इस गीत ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक अलग जगाई और वर्तमान समय में युवा पीढ़ी को किस तरह से राष्ट्र भावना के संचार के रूप में इस गीत को ग्रहण करना चाहिए, इन सभी विषयों पर आज हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल है प्रोफेसर अंशु जोशी। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर अंशु जोशी कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी श्रोताओं को नमस्कार। प्रोफेसर अंशु जोशी, वंदे मातरम राष्ट्रगीत, इसके महत्व के बारे में तो क्या ही कहा जाए, क्योंकि हम सभी परिचित हैं, राष्ट्र भावना का एक बहुत बड़ा आधार है ये। लेकिन हम आपसे ये जरूर समझना चाहेंगे सबसे पहले कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का ये एक स्वर था, तो किस तरह से हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का ये एक बहुत बड़ा स्वर राष्ट्रगीत था, कैसे इसका ये ऐतिहासिक महत्व है, हमारे श्रोताओं को इस बारे में अगर आप कुछ जानकारी दे सकें। कमल जी, आपने बहुत अच्छे बिंदु से इस महत्वपूर्ण चर्चा का प्रारंभ किया है। इस वर्ष हम सभी जानते हैं 7 नवंबर 2025 को हमारे भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। और ये जो रचना है ये एक अमर गान है। इसने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और अनगिनत राष्ट्र निर्माताओं की अनेकानेक पीढ़ियों को लगातार 150 वर्षों से प्रेरित किया है और ये भारत की राष्ट्रीय पहचान और सामूहिक भावना का एक स्थायी प्रतीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को पहली बार 7 नवंबर 1875 को अपनी साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित किया था और इसके बाद इस रचना को भजन के रूप में अपने अमर उपन्यास, जिसके बारे में श्रोताओं को भी पता होगा, आनंद मठ, इसमें शामिल किया था। ये 1882 में प्रकाशित हुआ था। बाद में इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध किया और पहली बार यदि हम इतिहास में जाकर के देखें तो एक गान के रूप में उन्होंने कलकत्ता में 1896 में इसे गाया। और यहीं से हम देखते हैं कि ऐतिहासिक रूप से ये भारत की सभ्यतागत, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना का एक अभिन्न अंग बन गया जी। और इसको जब हम ऐतिहासिक स्वरूप में समझने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से साहित्य के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को इसने जोड़ा। और इस भजन के रूप में यदि देखें तो राष्ट्रीय गीत के रूप में इसका विकास हुआ। तो औपनिवेशिक प्रभुत्व के विरुद्ध भारत की सामूहिक जागरण का ये प्रतीक है और अनगिनत जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने इसको अपनाया और इसके माध्यम से उनमें एक शक्ति का संचार हुआ। तो हम जानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की थी और पहले बहुत कम लोग इसे सुनते थे, लेकिन फिर एक पुनर्जागृति के एक क्षण में जब बंगाल के लोग एक भारत की सामूहिक पहचान की तलाश कर रहे थे तो फिर वंदे मातरम को एक सामूहिक गान के रूप में अपनाया गया और इसके बाद एक गीत उपन्यास के रूप में भी इसका धारावाहिक प्रकाशन हुआ 1881 में। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने बर्लिन के स्टटगार्ड में भारत के बाहर तिरंगा झंडा फहराया और इस झंडे पर वंदे मातरम लिखा था। यहाँ से फिर हम देखते हैं कि कैसे जो हमारा लंबा संघर्ष रहा है उसका प्रतीक है वंदे मातरम। बिल्कुल, आपने स्वतंत्रता संघर्ष की बात की, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर हम देखें तो संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में सम्मान देने का निर्णय लिया गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। इससे देश की जो सांस्कृतिक पहचान है उसको आप कैसे देखती हैं, कैसे मजबूती मिली? आपने स्वतंत्रता आंदोलन का जिक्र किया, लेकिन स्वाधीनता के बाद इस राष्ट्रगीत ने लोगों में राष्ट्र भावना और लोगों में एकजुटता पैदा करने में कैसे मदद की?
कमल जी, ये बहुत रोचक प्रश्न है और इसका जवाब भी कहीं ना कहीं इतिहास और तत्कालीन जो परिस्थितियां थी और फिर हमारे जी। सामने राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन भी था, तो वंदे मातरम ठीक। को किस प्रकार से हमने अपनाया इसको लेकर हम समझें कि मैंने आपको बताया 1907 में जब मैडम भीकाजी कामा ने बर्लिन में तिरंगा झंडा फहराया तो उस पर वंदे मातरम लिखा था। जी। 1909 अगस्त में जब मदन लाल धिंगरा को फांसी दी गई तो उनके भी अंतिम शब्द वंदे मातरम के थे। और 1909 में पेरिस में भारत के जो देशभक्त थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने जेनेवा से वंदे मातरम नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इस प्रकार के बहुत सारे हमको इंस्टेंसेस मिलते हैं। तो जब हम्म। संविधान सभा में जनगण मन और वंदे मातरम दोनों को राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में अपनाने की बात हुई तो उस पर पूर्ण सहमति बनी। बिल्कुल। और फिर 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में जिस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका वंदे मातरम ने निभाई है, तो इसे राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन के साथ जो हम दर्जा दे रहे हैं उसके समान दर्जा दिया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जब हम इस राष्ट्र के एक पहचान के गीत की बात करते हैं हम्म। तो वो फिर वंदे मातरम ही हमारे सामने आता है। तो जनगण मन शब्दों के संगीत से बनी रचना का भारत का राष्ट्रगान, पर हम्म। वंदे मातरम वो गीत है कमल जी जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। जी। तो इसे फिर जो है राष्ट्रगीत का दर्जा दे करके और अपनाया गया और फिर वहीं से भारत की पहचान का वैश्विक स्तर पर प्रतीक बना। जी। बिल्कुल। तो सरकार इस वर्ष वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पर एक बहुत बड़ा वार्षिक उत्सव मना रही है। हम इस पर जरूर आपकी टिप्पणी लेंगे प्रोफेसर अंशु जोशी, लेकिन इस प्रश्न से पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वक्तव्य या कहें कि मन की बात कार्यक्रम का एक अंश आपको सुनवाना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने इसके बारे में चर्चा की इसी संस्करण में, जो बीते महीने का संस्करण था। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। अगर कठिनाई का समय होता है तो वंदे मातरम का उद्घोष 140 करोड़ भारतीयों को एकता की ऊर्जा से भर देता है। राष्ट्रभक्ति, माँ भारती से प्रेम, ये अगर शब्दों से परे की भावना है तो वंदे मातरम उस अमूर्त भावना को साकार स्वर देने वाला गीत है। वंदे मातरम के गान में करोड़ों देशवासियों ने हमेशा राष्ट्र प्रेम के अपार उफान को महसूस किया है। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। प्रोफेसर अंशु जोशी, 150 वर्ष पूरे होने पर एक उत्सव के रूप में वंदे मातरम राष्ट्रगीत को सेलिब्रेट करना, ये सरकार का कितना महत्वपूर्ण कदम है, इस बारे में आप क्या कहेंगी? निश्चित तौर पर जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी अपने मन की बात में देशवासियों से इस बात को साझा किया कि माँ भारती से हमको सीधे सीधे ये गीत जोड़ता है। तो अब जब हम विकसित भारत की, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कमल जी, तो अपनी पहचान के प्रति अपनी भावी पीढ़ियों को अवगत कराना, राष्ट्रीय चेतना के प्रति उनको संवेदनशील रखना बहुत आवश्यक है। तो 4 फेजेस में भारत सरकार ने वंदे मातरम को लेकर के उत्सव धर्मिता के रूप में इसको मनाने का जो प्रयास शुरू किया है। कल से लेके 14 नवंबर तक हम इसका फेज 1 देखने वाले हैं। अगले वर्ष 19 से 26 जनवरी तक इसका फेज 2 देखेंगे। फिर 2026 के ही 7 से 15 अगस्त को इसका फेज 3 देखेंगे और अगले ही वर्ष 1 से 7 नवंबर को इसका फेज 4 देखेंगे। तो इसमें अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो, अलग अलग शहरों में कार्यक्रम हो, डिजिटलाइज्ड माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से दोनों प्रकार के कार्यक्रम हो। स्टैम्प्स, कॉइन्स रिलीज किए जाने की बात है, एग्जीबिशंस होंगी, फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाएंगी। लोगों को जब लोग बात विचार करेंगे या एक्सपर्ट्स बोलेंगे तो यूट्यूब के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया के और जी। चैनल्स के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात कि किस तरह से जो हमारी यंग जनरेशन है वो इससे जुड़े, इसको लेकर के अलग अलग प्रकार के परफॉर्मिंग आर्ट से लेकर के अलग अलग डिबेट्स के माध्यम से, ट्री प्लांटेशन भी होंगे इसको लेकर के अलग अलग एग्जीबिशंस होंगी। इसके माध्यम से भारत सरकार इसे मना रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है कमल जी,
जिससे हर एक भारतीय जुड़े। जैसे बिल्कुल। हमने देखा था कैसे हर घर तिरंगा कैंपेन के माध्यम से हर एक भारतीय जुड़ा तिरंगे से, तो वैसे ही अब ये वंदे मातरम कैंपेन हम शुरू होते हुए देख रहे हैं। जैसे जी। आपने भी जिक्र किया, बहुत सारे राष्ट्र भावना का संचार करने वाले सरकार ने कैंपेन चलाए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, हर घर तिरंगा। तो इसी तरह से वंदे मातरम किस जी। तरह से एक बड़ा कैंपेन बनकर उभरेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं सरकार का फोकस है कि युवा पीढ़ी जो डिजिटल माध्यमों पर एक्टिव है, ज्यादा से ज्यादा इस अभियान को डिजिटल माध्यमों से लोगों के बीच सेलिब्रेट किया जाए, और खासतौर पर देश की जो सभी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उन सभी में जो भारत की विविधता है उसमें एकजुटता का भाव पैदा करते हुए इस गीत को अलग स्वरूप देते हुए लोगों के बीच प्रस्तुत किया गया है, और लोगों की जन भागीदारी, सहभागिता को भी इस कैंपेन में ध्यान में रखा गया है। तो खासतौर पर जो देश की विविधता है वो कैसे परिलक्षित होगी इस अभियान के माध्यम से, जब देश के कोने कोने से लोग अपनी भावनाएं इस गीत के जरिए, इस गीत को गाकर सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि सरकार ने एक विशेष पोर्टल भी बनाया है इस मामले में। बिल्कुल, जब हम वंदे मातरम को गाते हैं तो हम समझ पाते हैं पूरे गीत के माध्यम से कि किस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत है। विविध संस्कृतियां, विविध बोलियां होने के बावजूद किस तरह से जब हम अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को, पहचान को तलाशने की कोशिश करते हैं तो हम सभी एक भारतीय हैं। और यही प्रयास वंदे मातरम अभियान के माध्यम से किया जाने वाला है। आपने बिल्कुल सही बताया, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग टियर 1, 2, 3 सिटीज में अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। तो संदेश, उसका एक उद्देश्य ये है कि जो हमारी पिछली पीढ़ी है, अभी की पीढ़ी है, और हमारी जो अगली पीढ़ी है, वो किस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से वंदे मातरम से जुड़े हुए स्वतंत्रता के संग्राम को समझे। किस तरह से असंख्य सेनानियों ने अपनी जान दी, अपना बलिदान दिया, तब हमें ये स्वतंत्रता मिली है, इसको समझे। तो अब इससे जुड़ा हुआ जो हमारा विकसित भारत का अगला लक्ष्य है उसे समझे, उससे जुड़ी हुई अपनी जिम्मेदारियों को समझे। तो एक जो भारत का इतिहास रहा है उससे भविष्य को जोड़ने का काम वर्तमान में किया जा रहा है, और निश्चित तौर पर इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सहायता भी ली जा रही है। लेकिन ऑल इन ऑल इसका उद्देश्य यही है कि कैसे भारत की विविधता में जो एकता है उसको परिलक्षित किया जाए। बिल्कुल। तो कल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक विशेष समारोह इस विषय में होने जा रहा है, और इस कार्यक्रम में खासतौर पर एक जो विशेष अवसर होगा कि एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे कार्यक्रम को, साथ ही प्रदर्शनी के साथ साथ 75 कलाकारों का एक वृहद समूह इस वंदे मातरम गीत को विविधता के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत करेगा। ये बहुत बड़ा एक भव्य अवसर होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगी कल के आयोजन के बारे में आप अंत में? निश्चित तौर पर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर कल जो एक फेज 1 का हम पहला बड़ा कार्यक्रम आयोजित होते हुए देख रहे हैं, इसके माध्यम से भारत की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है इसको लेकर के किस तरह से एक एक भारतीय से इसको जोड़ा जाए, एक रचना जिसने असंख्य भारतीयों की अनगिनत पीढ़ियों को किस प्रकार से प्रेरित किया, हमारी राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है, इसको लेकर ये भव्य आयोजन होने वाला है। तो निश्चित तौर पर इस मील के पत्थर को मनाने का जो ये अवसर है, ये एकता, त्याग और भक्ति के उस शाश्वत संदेश की पुष्टि करने का अवसर है जो वंदे मातरम हम सभी भारतीयों के लिए निहित है। बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अंशु जोशी, कार्यक्रम में आप शामिल हुई, और जो हम सभी देशवासियों का एक स्वर है और एक नाद है, क्योंकि इसमें जैसे कहा भी गया है कि नाद एकम रूप अनेकम, तो इस भावना को देशवासियों में संचार करता हुआ वंदे मातरम राष्ट्रगीत का जो ये वर्ष है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और सभी अपनी सहभागिता से इस गीत के माध्यम से हम राष्ट्र भावना को और ज्यादा मजबूत करें, इसी अपेक्षा के साथ हम चर्चा को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में जुड़ी और आपने अपना विश्लेषण और जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के ऐतिहासिक 150 वर्षों के उत्सव पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थीं प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide